आज जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो चल रहा है, इसका लास्ट पार्ट है। बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करी जाती है, और थोड़ा सा एथर और एस्टर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी अभी नेमिंग हमने नहीं देखी, थोड़ी सी उनकी नेमिंग देखना बस। तो ये चीज़ें बाकी थे आईयूपीएसी में, इनको कवर कर लेंगे इस लेक्चर में। तो उसके बाद ये नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है मेन जो हम लोगों का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और वो है हम लोगों का हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स का। तो सबसे पहले आज के लिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हमने बोला बेंजीन की नेमिंग देखेंगे और लिखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसका मतलब क्यों किया? क्योंकि जो बेंजीन होता है, बेंजीन क्या होता है कि 6 कार्बन बताए जाते हैं कि 6 कार्बन अगर आपस में क्लोज्ड चेन में लिंक्ड हो इस तरीके से, और उसके बाद हो ये कि सब आपस में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स से जुड़े हों। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मतलब एक सिंगल बॉन्ड के बाद फिर एक डबल बॉन्ड। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से बनता है। और इस कार्बन की 3 वैलेंसी फुलफिल है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। इसी तरीके से हर कार्बन की 3 वैलेंसी फुलफिल्ड है, चौथी वैलेंसी एक हाइड्रोजन से फुलफिल होगी। इस वजह से होता क्या है कि ये जो बेंजीन होता है, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H6, और इस मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल। ये है बेंजीन का एक मॉलिक्यूल, कंपाउंड बेंजीन का C6H6। अब स्टार्टिंग में हुआ क्या कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी की जाने लगी, उस वक्त जब बेंजीन कंपाउंड्स कई सारे डिस्कवर हुए, तो स्टार्टिंग में जो कंपाउंड में ये जो रिंग रहती है बेंजीन की, जिनमें ये डिस्कवर की गई, ज़्यादातर कंपाउंड्स ऐसे थे जिनकी स्मेल जो है वो थोड़ा अच्छी थी, जैसे परफ्यूम टाइप की थी। जो परफ्यूम्स में स्मेल यूज़ की जाती है, प्लेजेंट स्मेल होती है, अच्छी होती है। तो उस तरीके की स्मेल इनके ज़्यादातर कंपाउंड्स जो स्टार्टिंग में डिस्कवर किए गए उनकी थी। उस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स इनको नाम दिया गया, एरोमा से। एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स को। तो उस वजह से बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आज भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से ही बुलाते हैं। हालांकि अब जो है इतने सारे कंपाउंड्स बेंजीन के डिस्कवर हो चुके हैं, जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी स्मेल प्लेजेंट नहीं भी होती है, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें शायद फाउल स्मेल भी आ जाए। तो ज़रूरी नहीं कि हर एरोमेटिक कंपाउंड की स्मेल प्लेजेंट हो, ऐसा शुरुआत में हुआ था तो नाम पड़ गया, बस एक नाम है जो चला आ रहा है। तो बेंजीन तो ये होता है। अब बात आती है नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है? तो बेंजीन के नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बेंजीन में जो ये एच एटम्स लगे हैं हर कार्बन एटम पे, इनको रिप्लेस करके एक दूसरा एटम लगाया जाता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जैसा। हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एटम है, इसको हटा के कोई दूसरा एटम आके लग जाएगा, और फिर उसकी नेमिंग करनी रहती है हमें। तो सबसे पहले हम तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। सबसे पहले सबसे फर्स्ट काइंड ऑफ नेमिंग जो होगी बेंजीन की, वो होगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, इनकी नेमिंग करनी है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स होते क्या हैं बेंजीन के, इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि एक बेंजीन रिंग, अच्छा ये जो पीछे बेंजीन रिंग बनाई है, इसको अब आगे हम लोग इस तरीके से शो करेंगे कि ये एक हेक्सागन बना लेंगे। जो शो किया जाता है बेंजीन को आमतौर पर ऐसे, एक हेक्सागन और बीच में एक सर्कल। तो इस तरीके से शो करेंगे क्योंकि बार बार इतना बनाना टीडियस होता है। तो ये बेंजीन का रिप्रेजेंटेशन रहेगा आपसे। नोट कर लिया ना बराबर से तुमने ये सब? म्यूट है क्या देवांशु माइक तुम्हारा? सर ये सर्किल क्यों बनाते हैं? सर्किल इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, ये रेजोनेशन की वजह से कहा यह जाता है कि ऐसा नहीं है कि ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। डबल बॉन्ड रेजोनेट करते हैं, ओपन होकर के एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है, ये वाला यहाँ पहुंच जाता है और ये वाला यहाँ पहुंच जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं रहता कि डबल बॉन्ड यहाँ पे तो बस यहीं पे रहेगा।
कहीं पर भी पहुँचता रहता है। तो उसको एक जनरल ऐसे सर्किल से दिखा देते हैं कि एक रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके कई सारे स्ट्रक्चर को एक ये कंपाउंड एक ये जनरल फॉर्म से रिप्रेज़ेंट करते हैं कि हाँ, एक सर्किल के थ्रू दिखा देते हैं कि ये बेंज़ीन है। बेंज़ीन का ये रिप्रेज़ेंटेशन का तरीका है। बेंज़ीन का जो अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं रेज़ोनेशन की वजह से, उन सबको इसके थ्रू रिप्रेज़ेंट कर दिया जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो हर रेज़ोनेटिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर अलग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके थ्रू एक जनरल दिखा दिया कि हाँ भाई, ये सारे जो फॉर्म्स हो सकते हैं रेज़ोनेशन के बाद, उन सबको अकेले ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है सर्किल के साथ, हेक्सागन में। क्लियर है? हुँ। रेज़ोनेशन थोड़ा पढ़ाते चलेंगे, अभी जब हैलोएल्कीन्स और हैलोएरीन्स पढ़ाएँगे, तो उसमें और थोड़ा-सा बता देंगे, हैलोएरीन्स में। तो ये है बेंज़ीन का केस, इसमें बेंज़ीन को जनरली ऐसे रिप्रेज़ेंट किया जाता है और यही रिप्रेज़ेंटेशन का यूज़ अब हम आगे नेमिंग में करेंगे। बाकी इसके अलावा अगर सिर्फ़ इस तरीके से भी बन के आ जाए तब तो बहुत क्लियर है, तब तो समझ ही लेना कि हाँ, ये भाई बेंज़ीन की बात चल रही है। या फिर जो है इस तरीके से दे दे खाली, ऐसे भी देता है बेंज़ीन को अक्सर। तो ये तीनों ही तरीके या फिर ये सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा ये जो मेन स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला है, ये तो जल्दी नहीं दिखाते, मोस्टली इसको या फिर इसको नेमिंग में दिया जाता है इन दोनों को। तो दोनों को ही ध्यान में रखना है, दोनों में से कोई सा भी होगा तो वो समझ जाना है कि बेंज़ीन है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं बेंज़ीन का, क्लियर है बिल्कुल? हुँ, हुँ। अब हम आते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंज़ीन, इसका क्या मतलब है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि जो बेंज़ीन होता है हमारा, इसके जो 6 कॉर्नर हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है कि हमने बताया था कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो कॉर्नर्स होते हैं वो कार्बन एटम्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो यहाँ 6 कॉर्नर हैं 6 हेक्सागन के और वो सब 6 कार्बन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो और हर कार्बन पे हमने पीछे देखा कि 1 हाइड्रोजन लगा होता है। तो जैसे ये कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन लगा होगा। अब उस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन हटा करके हम कोई एल्किल ग्रुप जैसे कि मेथाइल लगा दें, तो अब ये मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया बेंज़ीन पर। मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनो मतलब सिंगल, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक एटम को हटा के दूसरा उसकी जगह एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लाके लगाया। तो हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दिया, जो कार्बन पे हाइड्रोजन लगा था। तो ये जो अब पूरा ये जो कंपाउंड, ये जो नया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, तो ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंज़ीन है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का। इसी तरीके से CH3 की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप ले आएँ, कोई बड़ा मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला एल्किल ग्रुप ले आएँ, हायर एल्किल ग्रुप कोई सा, तो वो जो है सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव रहेगा जब तक सिर्फ एक बार हाइड्रोजन को हटा करके कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लाएँगे। अगर साइमल्टेनियसली इस कार्बन से भी हाइड्रोजन हटा करके ले आएँगे कोई एटम, तो वो नहीं वो इसमें नहीं आएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में नहीं आएगा। फिर वो डाई सब्स्टिट्यूटेड में चला जाएगा, तो उसको अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ये होते हैं, तो इनकी नेमिंग कैसे करी जाएगी? बेंज़ीन कंपाउंड की नेमिंग में सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम ये रहता है कि यहाँ पे हम सफ़िक्स या फिर सफ़िक्स नहीं, रूट वर्ड क्या देंगे, ये इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे कार्बन एटम्स जो स्ट्रेट चेन वाले होते थे, अभी तक स्ट्रेट चेन की हम लोग नेमिंग कर रहे थे, तो उसमें क्या करते थे कि कार्बन एटम्स तो जो रहते कॉर्नर्स थे, पे तो कार्बन एटम्स होते हैं, तो आपने हाइड्रोजन को हटाया है। बिल्कुल, हर कॉर्नर पे एक कार्बन है ये, इस तरीके से। हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो सिर्फ़ एक कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटा के अगर कुछ सब्स्टिट्यूट किया, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसी वक़्त अगर इस वाले कार्बन से भी एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पे कोई कंपाउंड लगा कोई मॉलिक्यूल लगा देते हैं, दूसरा हाइड्रोजन एक लगा के। कैसे जुड़ा हुआ है? हुँ, क्या एक चीज़? कैसे है? क्या कह रहे हो? कार्बन पे हाइड्रोजन एक कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि ये पीछे हमने दिखाया ना कि एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन की 3 वैलेंसी फुलफिल्ड है, डबल इधर से और एक सिंगल इधर से। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बस एक ही चाहिए, तो एक इधर से फुलफिल हो गई, एक हाइड्रोजन से, इसीलिए एक रहता है हर कार्बन पे, क्योंकि हर हुँ, कार्बन हुँ, की हुँ। 3 फुलफिल्ड है। और इस चीज़ को ऐसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि सब पे ठीक है। डबल डट सबकी 3-3 वैलेंसी फुलफिल्ड है इस सर्किल की वजह से, ये सर्किल यही शो कर रहा है। हुँ, और हुँ। इसलिए एक हाइड्रोजन हटा करके एक ग्रुप ऑफ एटम लगाया। एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। अगर सिर्फ़ एक हाइड्रोजन को हटा करके कोई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोनो, और अगर 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा दिए डाई। 2 अलग-अलग से तो डाई, और डाई का केस हम लोग अभी देखेंगे। अब बात आती है कि इसकी नेमिंग करने का क्या तरीका रहता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है,
तो देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी, जैसे यहाँ 5 की है तो पेंट, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अगर यहाँ पे इस तरीके से बना होता है तो हम लॉन्गेस्ट चेन ये वाली लेते हैं, और इस चेन में 7 कार्बन एटम है तो इसको बोलते हैं हेप्ट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है पूरे स्ट्रेट चेन में, तो हेप्टेन, लॉन्गेस्ट चेन में, सॉरी स्ट्रेट नहीं, लॉन्गेस्ट चेन में तो हेप्टेन। यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दें तो पोजीशन के हिसाब से हेप्ट टू इन, इसी पर ट्रिपल बॉन्ड दे दें तो पोजीशन के हिसाब से हेप्ट टू आइन, ये हो जाता था। तो ये तो रहता था स्ट्रेट चेन के केस में। अब बात ये आती है कि अगर स्ट्रेट चेन के केस में ये रहता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के केस में, ओपन चेन कंपाउंड के केस में, स्ट्रेट चेन नहीं, ओपन चेन कंपाउंड के केस में, तो ये क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, और वो भी बेंजीन वाले, क्योंकि क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, उनको लास्ट टाइम पे हमने देखा था, तो वो अलग होते हैं बेंजीन के मुकाबले। इनकी बेंजीन की नेमिंग एलिसाइक्लिक कंपाउंड यानी क्लोज्ड चेन वाले रिंग वाले कंपाउंड से अलग होती है, क्योंकि बेंजीन अपने आप में एक स्पेशल क्लोज चेन कंपाउंड है, इसको अलग से ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बेंजीन की नेमिंग में क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि जैसे ही दिखा बेंजीन, तो बेंजीन का नाम ही बेंजीन यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहला काम यही होता है, सिंपल बेंजीन। यहाँ पे और कुछ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नहीं गिनना है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं देखना है, लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखनी है, सिर्फ बेंजीन लिखना है, बेंजीन। अब बेंजीन जब लिख लेते हैं, उसके बाद उसके बाद बात आती है नंबरिंग करने की। नंबरिंग ऐसे करी जाती है कि नंबरिंग किसी भी कार्बन एटम से स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ बेंजीन के जो कार्बन एटम्स हैं इनकी नंबरिंग करते हैं हम लोग, बेंजीन वाले कार्बन एटम्स की, इसकी 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 इसकी। तो बेंजीन के कार्बन एटम की जब भी नंबरिंग करेंगे तो इतना तो तय है कि 6 ही नंबरिंग मिलेगी, क्योंकि 6 कार्बन एटम है। बस फर्क ये रहता है कि क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करना है, और स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड में हमेशा याद रखना है कि जब मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव है बेंजीन का, तो जहाँ पे सब्सटीट्यूशन हुआ है जिस कार्बन एटम पे, नंबरिंग वहां से शुरू होगी। तो जैसे यहाँ पे इस टॉप वाले पे सब्सटीट्यूशन हुआ, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1। अब हम किधर भी तरफ जा सकते हैं, नॉर्मली वो डायरेक्शन लेना चाहिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से जो लोएस्ट नंबरिंग दे, सब सारे जो सब्सटीट्यूशंस लगे हुए हों यहाँ पे बेंजीन के साथ ऐसे कॉर्नर्स पे। लेकिन अब यहाँ पे कोई और है नहीं, CH3 पे है, CH3 अकेला है और वहीं पे फर्स्ट नंबर दे दिया, तो अब किधर से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्लॉकवाइज ही चले जाते हैं, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर जब हमने मेन एक तरीके से कह लें कि रूट वर्ड बता दिया बेंजीन, तो अब हमारा काम इसमें ये रहेगा कि पोजीशन के हिसाब से जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप लगा हो उसका प्रेफिक्स के हिसाब से जो भी नाम पड़ता हो वो दे दें। अब जैसे ये क्या है 1 मेथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 पर मेथिल बेंजीन, ये हो जाएगा। और एक केमिस्ट्री की जनरल नॉलेज के लिए समझते चले कि इसको कॉमनली टाउलिन भी बोलते हैं, इस कंपाउंड को टाउलिन। बेंजीन में अगर एक मेथिल लगा हो, मेथिल ग्रुप लगा हो सिर्फ एक, तो टाउलिन बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ये बेंजीन हो तो इसमें टॉप पे CH3 लगाओ। अगर ये ऐसा बेंजीन है और इसमें यहाँ पे CH3 लगा, तब भी ये टाउलिन ही होगा, क्योंकि पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिमिलर कंपाउंड है। तो यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, अभी इसी को घुमा करके हम ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ घुमा दें क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये CH3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से कंपाउंड दिखने लगेगा। तो बात तो वही पड़ी, ऐसे दिखने लगेगा, ये चीज घुमाने के बाद ऐसे दिखने लगेगी। तो किधर भी हो बात एक ही रहती है, बस नंबरिंग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड के केस में कंपाउंड जो आके सब्सटीट्यूट हुआ जो मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे CH3, वो किसी भी जगह पे लगा, ऊपर नीचे कहीं भी, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे और नेमिंग वही सेम रहेगी। यहाँ पे भी 1 मिथिल बेंजीन ही रहेगी इसकी नेमिंग। तो पोजीशन किधर भी हो मोनो सब्सटीट्यूटेड के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिमिलर रहता है बेंजीन के स्ट्रक्चर की वजह से। क्लियर है? हम्म अब जैसे एक कंपाउंड ड्रॉ करें हम, इसका नाम क्या होगा,
1 ethyl benzene, 1 एथिल बेंजीन, सिंपल है, 1 एथिल बेंजीन। इसका क्या होगा? 1 chlorobenzene, बिल्कुल 1 क्लोरोबेंजीन। तो ये तो substituted का बस एक एक सब्स्टिट्यूशन होगा, बहुत सिंपल होता है। अभी हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड की। डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स में क्या हो जाएगा? मोनो में क्या रहता था कि एक कार्बन एटम का हाइड्रोजन हटता था, यहाँ पे तो कार्बन एटम के हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो अब अगर जैसे ये बेंजीन कंपाउंड है हमारा, अब ये बेंजीन कंपाउंड है हमारा, तो इसमें जो है, अब जैसे ये कार्बन है ये वाला, तो यहाँ पर लगे हुए एच को हटा करके हम कोई भी अपना एल्किल ग्रुप लगा दें या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दें, और डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो दो जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, एक जगह तो हो गया, दूसरी जगह मान लेते हैं यहाँ पे लगा दे एकदम जस्ट बगल में, इधर या इधर, राइट पर या लेफ्ट पर, किधर भी एक ही चीज है, यहाँ पे लगा दें। अच्छा, दूसरा फिर इसका एक और तरीका हो सकता है। तरीका क्या हो सकता है कि ये बेंजीन ले और इसी के साथ हम एक यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन हुआ था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन बगल में ना करके एक एक पोजीशन छोड़ के कर दें, चाहे इस तरफ करें चाहे इस तरफ एक पोजीशन छोड़ के करें, बात एक पड़ेगी। यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप जिसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लगा दिया, फिर कोई फंक्शनल ग्रुप। और तीसरा और फाइनल तरीका यही हो सकता है, मोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हो सकता है तीसरा, वो यही हो सकता है कि यहाँ पे जो लगा हो उसके अलावा बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे यहाँ पे लगा दें, डाई सब्स्टिट्यूशन के केस में। तो ये तीन ही तरीके हो सकते हैं, तीन पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं अगर दो सब्स्टिट्यूशन करने तो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हम। अगर सोच के देखोगे तो समझ में आएगा कि और कोई पॉसिबल नहीं है, बस यही तीन पॉसिबल है। तो ये तीन तरीके के सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, मतलब कि या तो दो नेबरिंग कार्बन एटम्स का सब्स्टिट्यूशन कर दें, दो नेबरिंग कार्बन एटम्स के जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको हटा करके कोई एल्किल या फंक्शनल ग्रुप लगा दे दोनों जगह पे, या फिर एक कार्बन एटम पूरे इस कंपाउंड में कहीं भी ले लें, पूरे बेंजीन रिंग में कोई भी कार्बन एटम ले लें और उससे नेबरिंग वाला छोड़ के अगले वाले पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा दें। और तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है पॉसिबल कि हम क्या करें कि कोई भी एक कार्बन एटम इन 6 में से ले लें, जैसे ये वाला लिया, और उसके ऑपोजिट वाले पे एक फंक्शनल ग्रुप या फिर एल्किल ग्रुप लगा दें हाइड्रोजन हटा के। तो ये तीन पॉसिबल तरीके हैं और इनको नेमिंग दी जाए, इनको नेमिंग करी जाती है। इनको कहा जाता है कि ये ऑर्थो का केस है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कहा जाता है, इनको मेटा सब्स्टिट्यूटेड कहा जाता है। जब नेबरिंग कार्बन एटम्स पे सब्स्टिट्यूशन हो तो इसको ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जब एक कार्बन एटम छोड़ के दूसरे पर हो तो मेटा सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और जब बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट वालों पर हो तब इसको पैरा सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ऑर्थो, मेटा, पैरा। क्लियर है? ये 1,2 पर सब्स्टिट्यूशन देता है ऑर्थो, मेटा 1,3 पर सब्स्टिट्यूशन देता है, और पैरा 1,4 पर सब्स्टिट्यूशन देता है। क्लियर है? क्लियर है? yes sir, हम्म। तो ऐसा इसलिए बताया, नेमिंग में तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन तीन वर्ड्स की तो नेमिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी। नेमिंग में तो बस हमें पहचान लेंगे कि हाँ ये बगल बगल है तो ऑर्थो वाला केस है, एक कार्बन छोड़ के तो मेटा केस है, ऑपोजिट पे तो पैरा केस है। ऑर्थो, मेटा और पैरा, इन तीन वर्ड्स का हम नेमिंग में तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन आगे चल के जब हम बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जैसे कि एल्किल, जैसे कि हेलो एरिन्स में
जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बेंजोइक एसिड वाला पार्ट होता है, सारे फंक्शनल ग्रुप जब बेंजीन पे जुड़ते हैं, और ये सारे ही कंपाउंड्स के लिए पढ़ाया जाता है जब बेंजीन के साथ जुड़ते हैं। एक बार एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तब पढ़ाते हैं हम लोग, और दूसरी बार तब पढ़ते हैं हम लोग जब बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं तब। तो जब बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं तो उस वक्त ये ऑर्थो मेटा पैरा का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। वहां पे डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड, तो हमें समझना ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड का मतलब दो नेबरिंग कार्बन एटम जो बेंजीन रिंग के होते हैं उन पर सब्सटीट्यूशन किया गया है। मेटा का वो केस हो जाएगा कि एक छोड़कर, और पैरा का मतलब जस्ट ऑपोजिट वाले कार्बन एटम। तो ये डाई सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव होते हैं। अब इनकी नेमिंग का तरीका बिल्कुल सिंपल रहेगा, वैसे ही रहेगा जैसे कि अभी तक हम लोग इसमें कर रहे थे मोनो सब्सटीट्यूटेड में। तो मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड का केस लेते हैं, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है हमारी, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक हमने सब्स्टिट्यूशन किया और बगल वाले पे एक सब्स्टिट्यूशन किया। इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग बिल्कुल इसकी नेमिंग। ऑर्थो वाला केस है सर। हाँ, लेकिन हमने एक चीज इंपॉर्टेंट बताई थी कि ऑर्थो मेटा पैरा ये तीनों वर्ड्स का नेमिंग में कोई यूज नहीं होता। हमने कंसेप्ट समझाने के लिए बताया था कि ऑर्थो कब बोलते हैं, मेटा कब बोलते हैं, पैरा किसको बोलते हैं। ये चीज आगे जब थ्योरेटिकली पढ़ेंगे उसमें बताई जाती है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है कि मेटा सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे हमें नेमिंग में ऑर्थो का यूज नहीं करना है, नेमिंग हमें स्टिक करके चलना है वही तरीका जो अभी हम लोगों ने मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए देखा, बस उसी में थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे, करेंगे ये कि यहाँ भी 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन। बिल्कुल बिल्कुल बेंजीन देंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग है तो उसका नाम बेंजीन देंगे। और पोजीशन 1 और 2 की है, चाहे इधर से चल के मतलब इस डायरेक्शन में 1 और 2 दें तो भी बात वही पड़ेगी, और इस डायरेक्शन में आकर के 1 और 2 दें तो भी बात वही पड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम है। तो 1,2 डाई 1,2 डाई मेथाइल बेंजीन, ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये दिया हुआ हो तो क्या हो जाएगा? 1,2 डायब्रोमो बेंजीन। एग्जैक्टली, तो ये 1,2 डायब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन कंपाउंड की नेमिंग करी है पहले? थोड़ी बहुत। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो ये दिया हुआ हो, इसका 1,3 हम्म डायथाइल हम्म बेंजीन। बिल्कुल। तो ये पैरा वाला मेटा वाला मेटा वाला केस हो गया, क्योंकि एक कार्बन छोड़ करके है। लेकिन मेटा वर्ड का कहीं पे यूज नहीं आया इस पूरे नेमिंग में, ना यहाँ पे पैरा का कहीं नहीं यूज आया था। वो समझने के लिए बताया जाता है। इसको कह सकते हो कि 1,3 डाइथिल बेंजीन जो है वो एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का डेरिवेटिव है। और एक केस और ले लेते हैं। सर एक बार पीछे कर दिए, लिखना था। ठीक है, हो गया। इसका क्या नेम हो जाएगा? 1,4 डाइमेथाइल बेंजीन। 1,4 डाइमेथिल बेंजीन, क्योंकि एक को नेमिंग दें, एक को नंबरिंग देंगे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3 और फिर 4। उल्टा भी जा सकते हैं, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, 4, तो भी बात वही पड़ेगी। ऐसे जाए या खैर वो तो नेमिंग वही होगी, बस पोजीशन दूसरी स्टार्ट कर दिया, चेन तो वही थी क्लॉकवाइज वाली।
तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब जो है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की बात आती है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। तो ट्राई भी सिंपली ऐसे ही कर देंगे डाई के तरीके, यहाँ 3 जगह कर देंगे। अब यहाँ 3 कार्बन एटम्स से सब्स्टिट्यूशन होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव जो होते हैं बेंजीन के उनमें, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में हम लोग ये करेंगे कि इसमें बेंजीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में अब यहाँ पे करते ये हैं कि अगर एक बेंजीन कंपाउंड लें, ये अब यहाँ पे जैसे एक कार्बन एटम ये था, इस पर हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करें एक मेथिल ग्रुप का, दूसरा सब्स्टिट्यूशन जो है इसके जस्ट बगल वाले पर ही करें, और तीसरा भी इसके जस्ट बगल वाले पे करें। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन के केस में एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सब्स्टिट्यूशंस की, एक अरेंजमेंट। दूसरा ये हो सकता है कि बेंजीन रिंग लें, किसी भी एक जगह पे हो, दूसरा जस्ट उसके बगल में हो, और तीसरे को यहाँ शिफ्ट कर दें। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी ये हो सकती है कि हम लोग ये बेंजीन रिंग लें, एक यहाँ पे लगा दें, दूसरा यहाँ लगा दें, और एक यहाँ लगा दें। बस यही 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं बेंजीन कंपाउंड के, हम सब्स्टिट्यूशन जो कर सकते हैं उनके। इससे ज़्यादा और सब्स्टिट्यूशन करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं। अगर एक बार को लगे यहाँ पे कि जैसे अगर आदमी मन आए कि इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये CH3 है, पहले तो तीनों एक साथ थे, फिर इस वाले को उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो मन में ये आएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों को यहीं पे रखें और इसको उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर दें। तो अगर इस पूरे को यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहोगे ऐसे, मान लो ये ट्रांसफर कर दिया तुमने, इस वाले को उठा करके इस पोजीशन पे ले आए, तो इस पोजीशन पे लाने के बाद यहाँ अब इसको भूल जाओ क्योंकि ये वाला यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे आ गया है। तो अब 3 है, 1 2 और ये, तो इसमें भी तो यही वाला केस बन गया, एक है, 2 बगल में है और एक छोड़ करके तीसरा है, जैसे कि इसमें था 1 है, 2 है, एक बगल में छोड़ के तीसरा है। उठा के यहाँ ले जाओगे तो भी वही केस बनेगा। तो यही 3 कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि बस ये 3 ही जनरल पॉसिबल, ये 3 ही पॉसिबिलिटी होती हैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन के केस में, जिनमें से जो ये लास्ट वाला होता है इसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं, सिमेट्रिकल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, लास्ट वाले को इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डेरिवेटिव, सिमेट्रिकल डेरिवेटिव। इस वाले को बोलते हैं असिमेट्रिकल डेरिवेटिव। असिमेट्रिकल डेरिवेटिव। और फर्स्ट वाले को बोलते हैं विसिनल डेरिवेटिव, विसिनल डेरिवेटिव। तो तीनों जो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, सबसे पहला विसिनल वाला, उसमें तीनों सब्स्टिट्यूशन एक के बाद एक कार्बन एटम्स पे होते हैं। असिमेट्रिकल इसमें क्या होता है कि 2 एक साथ होते हैं, तीसरा एक कार्बन एटम छोड़ के होता है। और सिमेट्रिकल में क्या होता है कि एक होता है और उसके बाद सब जो है ऑपोजिट ऑपोजिट इस तरीके से रहते हैं कि सिमेट्रिकल लगे, एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, फिर एक ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं, तो फिर ये इसका भी नेमिंग में कोई यूज नहीं होता ना। और इसका नेमिंग करने का तरीका भी बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होता है जैसे अभी तक मोनो और डाई का कर रहे थे, यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे। यहाँ भी विसिनल, असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, इन 3 वर्ड्स का नेमिंग में कोई यूज नहीं आता है, कंपाउंड की कैटेगरी बताने के लिए इसको यूज करते हैं खाली कि असिमेट्रिकल वाला डेरिवेटिव है या सिमेट्रिकल वाला डेरिवेटिव। तो नेमिंग इसकी भी वैसे ही होगी। अब जैसे कि हम लोग इन्हीं का केस ले लेते हैं यहीं पे, जैसे ये है, इसकी नेमिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहले वाले के केस में क्या नेमिंग होनी चाहिए? कौन से वाले की? पहले वाले की, अच्छा 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 विसिनल अच्छा। वाले की
1,2,3 ट्राईमेथाइल बेंजीन। 1,2,3 ट्राई मेथिल बेंजीन। दूसरे की 1,2,4 ट्राईमेथाइल बेंजीन। एग्जैक्टली 1 2 और 4 ट्राईमेथिल बेंजीन। और इसकी 1 3 और 5 1 3 5 ट्राईमेथिल बेंजीन, इसकी ये हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हो अगर बेंजीन में फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए तो। अभी तक हम लोग मोस्टली एल्किल ग्रुप्स का यूज कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन के लिए, या फिर ऐसे एल्किल ग्रुप का या फिर ऐसे फंक्शनल ग्रुप का जो प्रेफिक्स बनते हैं, यानी कि ये हैलाइड्स वाले, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये वाले। अब फंक्शनल ग्रुप लगते हैं तब कैसे होता है? तो ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स, aromatic compounds containing aromatic compounds containing functional group, aromatic compounds containing functional group। इस केस में किस तरीके से किया जाएगा? aromatic compound containing functional group। तो इसमें करते ये हैं कि जैसे जैसे बेंजीन रिंग है और इस पर अब सब्स्टिट्यूशन करके हमने कोई एल्किल ग्रुप लगाया, सॉरी कोई फंक्शनल ग्रुप लगाया। जैसे इस कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन था उसको हटा करके हमने एक फंक्शनल ग्रुप हैलाइड वाला क्लोरीन लगाया। तब हमें पता है कि जो हैलाइड वाला फंक्शनल ग्रुप होता है ये और नाइट्रो वाला, ये दो अकेले ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो प्रेफिक्स बनते हैं। ये हमेशा प्रेफिक्स बनते हैं। तो यहाँ पर भी ये प्रेफिक्स बनेगा। प्रेफिक्स जैसे NO2 होता है एक, तो उसका प्रेफिक्स में जाता है नाइट्रो बन के। और ये जो क्लोरीन वाले होते हैं ये क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो ऐसा बन के जाते हैं हैलाइड वाले। तो अभी इसका तो हमें पता है कि पोजीशन देंगे, बेंजीन रिंग है इसलिए रूट वर्ड तो बेंजीन दे देंगे। प्रेफिक्स में 1 पोजीशन पर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो बेंजीन। और ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूटेड वाले, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में भी देखा भी है, 1 क्लोरो बेंजीन। अब हम ये करते हैं कि अभी मान लो जैसे इसमें ये लगा दें, अभी यहीं पे एक और केस बना लें, एक बेंजीन कंपाउंड, एक बेंजीन रिंग पे हम सब्स्टिट्यूशन करें NO2 का। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब इस केस में हम फिर वही करेंगे, एक नंबरिंग देंगे और लिखेंगे 1 नाइट्रो बेंजीन, क्योंकि NO2 भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स ना बन करके प्रेफिक्स बनता है, भले ही कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो या एल्किल ग्रुप मौजूद हो तो भी। तो ये तो 1 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन हो गया। अब बात आती है, अब जैसे कि यहाँ पे हम लगा लें अपना CONH2, CONH2, इसका क्या होगा? अब यहाँ पे हमने क्या किया, बेंजीन रिंग में एक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया, हाइड्रोजन हटा के CONH2 पूरा एक ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया, और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका क्या नाम होगा? नींद बहुत आ रही है सर। संडे मनाने के मूड में थे क्या, सो करके? सो ही रहे थे वैसे। चलो नेमिंग आज खत्म कर लेना, उसके बाद हम लोग ताकि जो है अपना हेलो एल्किन्स वगैरह शुरू कर सकें मेन। CONH2 होता क्या है वैसे? अब देखो, इसलिए तो नहीं बता रहे, हम तो बता ही देते नहीं अब तक। हम चाहते तो पलट के जाओ, देखो उसमें अच्छा। सीनियरिटी टेबल में जाओ, देखो। अमाइड है वैसे ये तो।
अमाइड, बिल्कुल। क्या नेमिंग होगी फिर इसकी? इसकी नेमिंग होगी, अमाइड बेंजीन, 1 अमाइड बेंजीन। नहीं सफिक्स लगेगा ना। सफिक्स लगेगा क्योंकि अब ये फंक्शनल ग्रुप सीनियर वाला है। तो क्या होगा? तो इसकी नेमिंग हो जाएगी बेंजीन 1 अमाइड। बिल्कुल, बेंजीन 1 अमाइड या फिर सिर्फ बेंजीन अमाइड। बेंजीन का ई लगेगा, ई। साहिल बोल रहा है मैसेज करके, भाई आज भी नहा लिया हूँ तीसरे दिन लगातार। अच्छा, तो लड्डू आ रहा होगा तुम्हारे घर फिर। बहुत बड़ी बात है उसके लिए नहाना। क्या बोला था अभी आपने? हमने कहा कि ये बेंजीन का ई हटेगा कि नहीं? हाँ हटेगा। बिल्कुल, तो यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे, इसमें से बेंजीन का ई जो है वो हम लोग उड़ा देंगे ऐसे। तो ये पूरा ही उड़ गया यहाँ पे, तो बेंजीन 1 अमाइड ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लो ऐसा ये हो, अब ये हो, इसका नेमिंग क्या हो जाएगी? बेंजीन 1 ओइक एसिड। बेंजीन 1 ओइक एसिड, ई हट हट जाएगा। ठीक है। इसको बेंजीनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, बेंजीन 1 ओइक एसिड भी, और इसको जैसे बेंजीन अमाइड या फिर बेंजीन 1 एमाइड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात आती है, क्या हो अगर एक या एक अगर दो या उससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक साथ बेंजीन कंपाउंड बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएं। जैसे यहाँ पे तो अभी तक सिर्फ एक एक फंक्शनल ग्रुप ले रहे थे, क्लोरो ले लिया, नाइट्रो वाला ग्रुप ले लिया, एमाइड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप ले लिया। क्या हो अगर दो या उससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएं, जैसे कि यहाँ पर। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप लगा दिए हमने बेंजीन रिंग पर। एक तो हमने सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लगाया, एक ओ एच एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप लगाया। अब इस केस में क्या किया जाएगा? तो सीनियरिटी टेबल की हेल्प लेंगे, एक को प्रीफिक्स बना देंगे, एक को सफिक्स बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे जैसे ओपन चेन कंपाउंड्स की नेमिंग होती थी या फिर तो इसका साइक्लिक नाम की। हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी हम्म, बेंजीनोइक एसिड। एग्जैक्टली। तो ये 3 हाइड्रोक्सी, अल्कोहल का प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी, और फिर बेंजीन रूट वर्ड बेंजीन इनकी वजह से, और उसके बेंजीनोइक बाद एसिड। 1 पोजीशन पर ऑइक एसिड या डायरेक्ट बेंजीनोइक एसिड। बेंजीन का ई नहीं लगाया क्योंकि ऑइक एसिड का ओ वॉवेल है। तो यहाँ पे इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी अगर डाई सब्स्टिट्यूट दो या उससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। सीनियर मोस्ट को जो है सफिक्स बनाएंगे, बाकी सबको प्रेफिक्स में बनाएंगे, और मिनिमम नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे कि नंबरिंग स्टार्ट हो कहाँ से, हमारे सीनियर मोस्ट फंक्शनल से। तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और फिर क्लॉकवाइज नंबरिंग करनी है या फिर इधर से नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करनी है। ये डिपेंड करेगा कि एंटी या फिर क्लॉकवाइज दोनों में से किस नंबरिंग के हिसाब से जो बाकी फंक्शनल ग्रुप हैं या बाकी एल्किल ग्रुप लगे उनको लोएस्ट पोजीशन मिलती है, उस हिसाब से बाकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के स्टार्ट लेकिन मैक्सिमम सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। जैसे कि एक केस हम लोग लें, यहाँ पे हमने बनाया ओ एच और ये पी आर। या ये कर लेते हैं इसको। क्या करें, इसकी नेमिंग किस तरीके से होगी? टू ब्रोमो 3 मेथाइल हम्म, बेंजीन
2 ब्रोमो, बेंजीन 2 ब्रोमो 3 हाँ, मेथाइल अच्छा, बेंजीन, बेंजीन हो जाएगा और उसके बाद OH अल्कोहल वाला वो लग जाएगा क्या लगेगा? 1 ऑल हम्म, तो तुमने ये कहा कि 2 ब्रोमो, बेंजीनॉल हो जाएगा आखिरी में। ठीक है, तो तुमने कहा 2 ब्रोमो और 5 मेथाइल 5 मेथाइल। अब लाइन पे आए ना, 3 मेथाइल कर रहे थे, वही हम सुनना चाहते 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक नंबरिंग इधर से हो सकती थी एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन वहां पे होता क्या है कि 1 तो हम दे देते हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप OH को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सीनियर मोस्ट OH है, तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन अगर इधर से जाते हैं तो 3 मिलता CH3 को, और Br को मिलता 6, तो 3 और 6 मिलता, बहुत हाई पोजिशन हो जाती। जबकि जब इधर से जाएंगे तो 2 और 5 मिली लोअर, तो इसीलिए ये वाली गए। तो 2 पर ब्रोमो, 5 पर मेथाइल, मेथाइल बाद में इसलिए क्योंकि अरे वो मेथाइल का, हमने नंबरिंग इधर ही से करी थी, वो गलती से मिस्टेक हो गई बोलने वो में, हम समझ गए, हमको लगा कि तो डायरेक्ट 3 दे दिए CH3 को, हम समझ रहे थे। बेंजीन, अब यहाँ पर एक चीज बताते चलें कि जैसे ये बेंजीन 1 ऑल बोला, तो कब अक्सर जो है, अब जनरली इसको करते क्या है कि बेंजीन 1 ऑल इतने पूरे को फिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। फिनॉल। अगर कहीं पे OH अकेला जुड़ा हुआ हो बेंजीन रिंग से, तो इसको फिनॉल भी लिखते हैं, फिनॉल। तो फिनॉल जब लिखते हैं तो करेंगे क्या कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे ई हट जाएगा, पहली बात तो बेंजीनॉल लिखेंगे अगर, तो तो बस फिर इतना याद रखें ना, जैसे बेंजीनॉल था यहाँ पे तो आखिरी में फेनॉल भी लिख सकते हैं, हाँ, बेंजीनॉल लिखो हाँ, चाहे फेनॉल। फिनॉल लिखो। आमतौर पे फिनॉल ही यूज किया जाता है, आमतौर पे फिनॉल ही यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या ठीक हो है। जाएगा उस केस में, 2 ब्रोमो 5 मेथिल फिनॉल। तो फिनॉल फेनॉल ठीक है। लिखने का मतलब वो अपने आप आदमी समझ जाता है कि फिनॉल लिखने का मतलब ही यही है कि बेंजीन पर जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल वाला है, और बाकी सब उससे छोटे वाले हैं, और उनको आगे प्रेफिक्स में लगा दिया गया है। और फिनॉल है हम्म मतलब पहली पोजीशन पे ही OH होगा और कहीं नहीं होगा, तो फिनॉल का मतलब ये हो जाता है फिर। तो ये हो गया। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का। सर एक बार पीछे कर दिए, लिखना था बस। हाँ, बता दिया करो, अगर छूटता रहे लिख लिया करो पूरा। बस हो गया बस, एक चीज देखना था, हो ठीक है, गया। ठीक है, ठीक, हो गया। हम्म अब यहाँ पर OH है, Br है, इसकी नेमिंग कैसे होगी, क्या कहें? 2,4 2,4 डायब्रोमो फेनॉल। डायब्रोमोफेनॉल, बिल्कुल। 2,4 डाई ब्रोमोफेनॉल, ये 1 पे था। तो OH सीनियर मोस्ट है, Br दोनों छोटे होते हैं फंक्शनल ग्रुप OH के मुकाबले, तो 1 इस नंबरिंग स्टार्ट करी OH से। लोएस्ट नंबरिंग ये क्लॉकवाइज वाली देगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो इसलिए क्लॉकवाइज से जाएंगे। पोजीशंस छोटी मिलेंगी 2 और 4 पर, तो 2 और 4 पर 2 हैं, तो डाइब्रोमोफेनॉल। अब अगर हम ये लेते हैं CH3, NH2, क्या नंबरिंग करेंगे इसकी, किस तरीके से नेमिंग होगी इसकी? अच्छा ये अमाइड नहीं है, ये तो अमाइन है ना, NH2। बिल्कुल, बिल्कुल। नाइट्रो अमाइड, अमाइन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है, को बहुत अच्छे से याद हम्म रखना है, क्योंकि इसीलिए इनको। तो अब क्या नेमिंग होगी इसकी? अच्छा बताना है क्या? बिल्कुल बताना है, नहीं बताना है? बता रहे। बता अच्छा दो। अमाइन का तो सफिक्स भी अमाइन होता है ना? अमाइन का सफिक्स अमाइन होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मेथाइल 1 मेथाइल, बेंजीन 1 मेथाइल बेंजीन बेंजीन 2 2
अमाइन। अमाइन। और ये ई हट गलत हो जाएगा। जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। अब गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से हमने कहा था नंबरिंग स्टार्ट होती है, और फंक्शनल ग्रुप हमारा अमाइन है, ये तो एल्किल है, लोअर प्रायोरिटी का होता है एल्किल हमेशा किसी भी फंक्शनल ग्रुप से। तो नंबरिंग होगी अमाइन से स्टार्ट, टू तो 1 मेथाइल। मिलेगा और 2 इसको मिलेगा, 3 4 5 6, ये नंबरिंग का तरीका होगा, और इसलिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मेथाइल आ जाएगा 2 पर और अमाइन चला जाएगा 1 पर। तो 2 मेथाइल 1 अमाइन ये बनेगा, तो मेथाइल बेंजीन 1 अमाइन या फिर बेंजीन अमाइन। क्लियर है? ये क्रॉस मिटा दीजिए। हाँ, अब क्रॉस मिटा देते हैं और इसको क्या बना दें, चेक। सेटिस्फाइड? यस सर। ओके देन। हाँ, तो अब नेमिंग इसकी किस तरीके से करी जाए? OH को पहला नंबर दिया जाए, ब्रोमो को बिल्कुल। दूसरा। ब्रोमो को दूसरा क्यों? हम तो इधर दूसरा दे सकते हैं और इसको छठा मिलेगा, और इधर से दूसरा देंगे तो इसको छठा मिलेगा, तो ऐसी नंबरिंग क्यों? इधर से वाली नंबरिंग क्यों कर रहे हो, इधर वाली क्यों नहीं कर रहे? इसकी वजह कोई? की प्रायोरिटी कम होती है ना ब्रोमो के बिल्कुल, मुकाबले, मेथाइल की ब्रोमो। प्रायोरिटी कम होती है, इसलिए पहली नंबरिंग तो खैर OH को देना ही देना है। बात आती इधर से जाए कि इधर से, तो इधर से जाएंगे क्योंकि ब्रोमीन को लोअर नंबरिंग मिलेगी इस तरफ जाने में, और ब्रोमीन हायर प्रायोरिटी पे होता है एल्किल CH3 के मुकाबले, तो इसलिए अच्छा, एल्किल को। ब्रोमीन भी तो एक फंक्शनल ग्रुप ही है ना। बिल्कुल, ब्रोमीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, पर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कभी सफिक्स नहीं बन सकता है नाइट्रो के जैसा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका नेमिंग ये हो जाएगी क्या, 2 ब्रोमो। ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि ब्रोमो का पहला लेटर बी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर 6 पर क्या है, 6 मिथाइल है, मेथाइल और फिर बेंजीन ऑल फिनॉल। या फिर फेनॉल। क्लियर है? क्लियर है। एक और कंपाउंड लेते हैं इसी बात पे फिर। ये है हमारी एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में हमने लगा दी हैं कुछ चीजें। यहाँ पे अब इसकी नेमिंग किस तरीके से करी जाए? वन देंगे COOH को, दूसरा ब्रोमो को बिल्कुल, देंगे बिल्कुल, OH को। यही एक तरीका है। 1 तो इसको देंगे क्योंकि हाईएस्ट है, तीनों फंक्शनल, चारों फंक्शनल ग्रुप में हाईएस्ट OH है, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 से। इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि इधर से जाएंगे तो सबको हायर नंबरिंग मिलेगी, तो इधर से जाएंगे, 2 मिलेगी इसको, 3 मिलेगी इसको, और 4 5 मिलेगी इसको। तो यहाँ पे नंबरिंग फिर नेमिंग कैसे हो जाएगी? 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी। बिल्कुल, 2 पे ब्रोमो है, ब्रोमो का सफिक्स, फिर 3 पे OH है, उसका सफिक्स हाइड्रोक्सी, फिर 5 पर NO2 है, NO2 का, NO2 का 5 क्या? नाइट्रो। बिल्कुल 5 नाइट्रो नाइट्रो, 5 नाइट्रो बेंजोइक बेंजीन, एसिड। बेंजीन या फिर बेंजोइक एसिड, या फिर बेंजीन 1 ऑइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते थे। बेंजेनोइक की स्पेलिंग गलत है शायद। एक मिनट, एक मिनट, हमने स्टार्टिंग में एक COH का केस तुमको बताया था ना हमने। हम्म। हाँ, वहां पे एक करेक्शन कर लेना। ये जो ये COH का केस बताया है, तो बेंजीन 1 ऑइक एसिड ऐसा आप लिखेंगे, अगर पूरा लिखेंगे ठीक है। और जैसे यहाँ पे फिनॉल लिखा है, तो इसको अगर बेंजीन में फर्स्ट पोजीशन पर ऑइक एसिड का ग्रुप, एक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसको हम लोग बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। बेंजोइक एसिड, बेंजीनिक एसिड नहीं, बेंजोइक एसिड। ठीक है। और अगर पूरा बोलना बेंजोइक। है तब बेंजीन 1 ऑइक एसिड बोलेंगे, जैसे यहाँ पे बेंजीन 1 ऑल को फिनॉल बोलते हैं। तो ठीक है। बेंजोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड नहीं, शॉर्ट में बेंजेनोइक नहीं, बेंजोइक। तो इसीलिए यहाँ पर हम बिल्कुल। कहेंगे बेंजोइक एसिड, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड।
क्लियर है? क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लियर करने के लिए। ये है हमारा बेंजीन, बेंजीन में हमारा लगा है CHO, बेंजीन में ही हमारा लगा है CH3 और बेंजीन में ही लगा है हमारा OH। क्या नेमिंग होनी चाहिए इसकी, कैसे होनी चाहिए? इसकी नेमिंग बताना है ना? बिल्कुल नेमिंग बताना इसकी। CHO तो एल्डिहाइड होता है ना? CHO एल्डिहाइड होता है, C डबल और बॉन्ड उसका ऑल लगता OH। है, सफिक्स ऑल लगता है ना? प्रेफिक्स तुम्हें देखना पड़ेगा, हम बताएंगे नहीं। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं सफिक्स ऑल लगता है ना उसका, ऑल। किसका? एल्डिहाइड का? एल्डिहाइड का। अच्छा, अल्कोहल का क्या लगता है फिर? OL ऑल लगता है उसका। इसका क्या लगेगा? AL वाला ऑल। AL वाला ऑल कि अल? वाह, वाह, वाह। अरे एक ही बात है सब। CAT वाला बैट? कैट नहीं। वेरी गुड। काफी अलग लेवल पे मीमर बन रहे हो, इतना भी नहीं बनना है। तो इसका नेमिंग किस तरीके से करेंगे? OA से शुरू करेंगे ना? OH से बिल्कुल भी नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि CHO हायर प्रायोरिटी का होता है, सीनियरिटी टेबल नहीं खोलोगे तो ये दिक्कत आएगी। ठीक है, एल्डिहाइड से शुरू करेंगे। एल्डिहाइड होता है, सीनियरिटी टेबल अभी तक नहीं याद किया, बहुत खराब बात है। एक दो टर्न के बाद अब हम केमिस्ट्री की जब नेमिंग पूरी हो जाएगी तो हो सकता हो नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक हम फिर नेमिंग का ही एक टेस्ट ले लें। तो जरा याद करना शुरू कर दो, टेस्ट सबके ठीक भी है, होंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ये ना शुरू करिए, बहुत बोरिंग हो रहा है। क्या? क्लास चलती है, खत्म हो जाती है। क्या बोरिंग हो रहा है? हम बोले टेस्ट लिया करिए, हर वीक ले लिया करिए एक एक। हर वीक लिया करें? नहीं, हमने तो हम्म। खास तौर से चूंकि तुम्हारा बोर्ड है, तो तुम्हारा और जो 10th के लड़के हैं दोनों का तो बोर्ड वाले हैं, उनके लिए अलग से अब कुछ बनाया है, क्योंकि अभी जनवरी स्टार्ट हो गया है ना। तो प्रोग्राम हमने बना हम्म। लिया, तुम लोगों का भी ये रहा करेगा, तुम लोगों का खैर तुम्हारा तो तुम्ही से मतलब है। तो हर वीक का जो लास्ट क्लास होगी अब, उस पे हम कराएंगे रिवीजन, और रिवीजन में उठाएंगे रिसेंट वाला नहीं, जो एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया है उसको। और उस पर उसका टेस्ट नहीं लेंगे, उसका टेस्ट नहीं लेंगे, हम्म। उसको तुम्हें बोलेंगे रिवाइज करके आने को, और उस पे करवाएंगे क्वेश्चन। हम्म। जब नहीं आएगा तब बताएंगे, हम्म। वरना सिर्फ क्वेश्चन उस दिन करवाएंगे। तो ताकि जो ठीक है है। अब वो जो पीछे वाला है ना वो तैयार होता रहे, और सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन लगवाएंगे, हम्म। सिर्फ बोर्ड के। हम्म। तो ऑल राउंड जो है, ताकि तैयारी होती रहे, पीछे का रिवाइज होता रहे। तो यहाँ पे अभी जैसे इसकी नेमिंग करनी है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी CHO को मिलेगी, इसलिए नंबर शुरू करेंगे। और क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज नंबरिंग में लोअर पोजीशंस मिल रही। और फिर नेमिंग कर डालेंगे। नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा? नेमिंग करेंगे तो पहले दो पोजीशन पर मेथिल है और फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? हाइड्रोक्सी। बिल्कुल। 4 हाइड्रोक्सी। 4 2 मेथाइल। हाइड्रोक्सी, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल बेंजीन 1। बेंजीन। 1 ऑल, अरे ऑल नहीं, हाँ हाँ, क्या और बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? तुम खुद सोचो क्या बोलते हैं। अल बोलेंगे, अल, हाँ अल। बिल्कुल, बेंजीनिल। क्लियर है? क्लियर है। और बेंजीन 1 अल को हम लोग बोलेंगे मेरी बेंजल्डिहाइड। आदत है ना, इसीलिए इसीलिए हम ऑल बोलते हैं हमेशा। अच्छा, तुम्हारी अब याद आदत है। है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बचपन में जब जो है अल्फाबेट पढ़ाए जाते थे, सर रटा रटा के, सर ऊपर नीचे कर करके, तो उस वक्त क्या बोलते थे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और C फॉर कैट। फिर BAT कैट, और CAT बैट। तो तुम्हारे जो टीचर रहे होंगे बचपन में, उनको तो काफी नचा डाला होगा तुमने अपनी हरकतों से, अगर ऐसा था। अरे नहीं, बस ये ऑल में कंफ्यूजन थी, चलिए क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, ऑल में ही कंफ्यूजन ना रहे अब से, क्योंकि ऑल इज वेल होना चाहिए। हम्म। अच्छा, इसका शॉर्ट में नाम क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। 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 ठीक। तो ये हो गया हमारे बेंजीन कंपाउंड की नेमिंग कंप्लीट। एस्टर और एथर की हल्की सी बता दे रहे हैं, बड़ी सिंपल सी होती है।
2 चीज़ याद रखनी होती है, पहले तो ये दिखा दें कि एस्टर और एथर होता क्या है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि तुमने सिमिलैरिटी टेबल अच्छे से याद कर ली है और इसलिए तुम्हें पता नहीं होगा, तो हम बता ही देते हैं। हम्म, तो एथर का मतलब ये होता है, एथर वाले कंपाउंड, इसको नई स्लाइड में बताते हैं कि एथर वाले कंपाउंड क्या रग होते रग हैं। से वाकिफ हैं आप ना? हुँ, रग-रग से रग रग वाकिफ़ हो से गए वाकिफ। भई, होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो तुम्हें भी दिक्कत आएगी और हमें पढ़ाने में दिक्कत आएगी। तो एथर के केस में क्या होता है कि एथर के केस में ये होता है, एथर का मतलब ये होता है कि एक ऑक्सीजन, इधर कोई एल्किल ग्रुप और इधर कोई एल्किल ग्रुप, ऐसे लगा होता है, ये होता है एथर कंपाउंड। मतलब एग्ज़ाम्पल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे एल्किल ग्रुप एक कार्बन का मिथाइल लगा दिया और बीच में एक ऑक्सीजन डाला, दूसरी तरफ भी एक मिथाइल लगा दिया, ये एक एथर है। दूसरा और ले सकते हैं, इधर एक 2 कार्बन का एथिल लगा दिया, 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप और इधर एक ही कार्बन का एल्किल ग्रुप रहने दिया, मेथिल। फिर क्या किया कि इधर तरफ 1 कार्बन का एल्किल ग्रुप लिया, मेथाइल, और इधर हमने 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप लिया, प्रोपाइल। ये सब केस हमारे एथर के होते हैं और हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि CH3 सॉरी CH हाँ, CH3, CH2, CH2O, सर आपने बोला था कि क्वेश्चंस भेजेंगे उस दिन, कल C2H5 बोला था कल। वेक्टर्स के नहीं, जो कल आपने फिजिक्स पढ़ाया था उसके फिज़िक्स बोले थे ना पढ़ाया शायद। था। फिज़िक्स में हमने तुम्हें पढ़ाया था कल इंटरफेरेंस, नहीं इंटरफेरेंस के नहीं बोला होगा, वेक्टर्स के बोला होगा हमने। हाँ, इंटरफेरेंस वेक्टर्स के अभी बोले कंप्लीट थे। कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ढंग से। आपने बोला था बस कि क्वेश्चंस हम भेजेंगे, ऐसे कुछ बोला था। इंटरफेरेंस में, नहीं, नहीं, उसके मैथ्स के में ही बोला होगा, मैथ्स वेक्टर्स में, के ही। बिल्कुल, बिल्कुल तुमने सही याद दिलाया। तुम्हारा जो स्लाइड वाला काम है, वो हम अभी भेज देते हैं, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में होता क्या है कि तुमको पढ़ाने के बाद उनको निकलना रहता है, इसलिए भेज नहीं पाते हो, फिर वो टल जाता है। अब आज तो कुछ अभी हमको है नहीं इसके बाद, तो अभी हम तुमको अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही भेज देते हैं और फिर वो क्वेश्चन भी भेज देंगे अभी तुमको। ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे ये है, तो ये भी एक एथर है लास्ट वाला। तो यहाँ पे क्या किया है, अब इसमें लास्ट वाला ये भी एक एथर है, इसमें हमने 3 कार्बन S7 लगाए हैं और O के इधर एक C2H5 लगाए हैं। कुछ कह रहे हो? हम बोल रहे थे C3H7 है ना ये? बिल्कुल, ये C3H7 है, बस हमने थोड़ा-सा एक्सपेंड करके दिखा दिया है और कुछ भी नहीं, ठीक है? हुँ, तो ये होता है एल्किल, ये होता है एथर। अब एथर की नेमिंग कैसे होती है? एथर की नेमिंग बिल्कुल सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। एथर की नेमिंग हो जाएगी हमारी, कहते ये हैं एल्कोक्सी एल्केन, ऐसे समझा जाता है। एल एल्क ऑक्सी एल्केन। अभी एल्क ऑक्सी एल्केन क्या है? देखो, ऑक्सी रिप्रेजेंट करेगा ओ को, जो यहाँ पे है, ओ हुँ, को। अब एल्क क्या बनेगा? 2 होते हैं, एक होता है R1 और एक होता है R2। 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, R1 और R2 दोनों सेम हो सकते हैं, जैसे इस केस में। R1, R2 अलग-अलग हो सकते हैं इस केस में, ठीक है? इधर R2 कम कार्बन का हो सकता है और R1 ज़्यादा का हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि R1 कम कार्बन का एल्किल ग्रुप और R2 ज़्यादा कार्बन का हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब होगा क्या कि R1 और R2 में से एल्क वाला केस जाएगा उस R1 को जो स्मॉलर हो, तो एल्क बनेगा स्मॉलर एल्किल ग्रुप। और स्मॉलर एल्किल ग्रुप से मतलब जिसमें कार्बन एटम कम हो, और एल्केन बनेगा ग्रेटर एल्किल ग्रुप R1 R2 में से, आउट ऑफ R1 एंड R2। अब एल्क और एल्केन, इसका क्या मतलब हुआ? एल्क का मतलब तुमने बताया भाई कि स्मॉलर वाला एल्क बनता है। अब बनता है का मतलब कैसे बनता है? बस इतना सिंपल सा है कि जैसे एल्किल ग्रुप में हम क्या बोलते हैं? मेथाइल। तो एल्किल ग्रुप का जो एल्क लिया तो मेथाइल का मेथ ले लेंगे। एल्किल ग्रुप को बोलते हैं जैसे एथाइल, तो एल्किल का एल्क लेना है तो एथाइल का एथ ले लेंगे। यानी कि छोटे वाले का पहला वर्ड लेंगे, आइल नहीं लेंगे, और दूसरे वाले का एन के साथ लिखेंगे, बड़े वाले का। मतलब कहने का ये, जैसे ये वाला लें सबसे पहली नेमिंग, इसमें ओ का ऑक्सी तो बनेगा, ओ का ऑक्सी तो बनेगा। ऑक्सी के साथ कौन सा वाला एल्किल ग्रुप रहता है? जो छोटा हो ऑक्सी के साथ। अब ऑक्सी के साथ कौन सा छोटा वाला है? CH3 इधर है और CH3 इधर है, दोनों ही बराबर हैं, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। मान लो इसको लिया, ये यहाँ पे ऑक्सी के साथ लिखा जाएगा एल्क की जगह पे,
तो छोटा वाला दोनों ही है यहाँ पे, तो दोनों ही खैर एक ही कार्बन एटम है दोनों एल्किल ग्रुप में, लेफ्ट और राइट वाले में। तो इसको लेंगे। अब ये क्या है? ये है मेथाइल। मेथाइल, तो अगर ये मेथाइल है तो मेथाइल का हम क्या लेंगे? एल्क वाला, यानी इतना मेथ। तो ये हो जाएगा मेथ ऑक्सी, और उधर क्या है? मेथाइल है ये भी, तो उसको मेथ और फिर एन, मेथॉक्सी मेथेन, ये हो जाएगा नेम इसका पूरा, मेथॉक्सी मीथेन। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरे केस में जैसे अगर देखें तो ऑक्सी लिखेंगे ओ को, और ऑक्सी ओ के साथ दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, मेथॉक्सी एल्किल इथेन। ग्रुप। तो यहाँ पे छोटा वाला मेथिल है तो मेथ, और बड़ा वाला एथिल है तो उसका एथेन, मेथॉक्सी एथेन। उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सी लेंगे और क्या बनेगा? मेथॉक्सी प्रोपेन। एग्जैक्टली, मेथिल छोटा ग्रुप है तो मेथ ऑक्सी के साथ जाएगा मेथिल का, और फिर प्रोपेन का प्रोपाइल का प्रोपेन बन जाएगा क्योंकि बड़ा है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ पे एथॉक्सी प्रोपेन। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा है एथिल छोटा है, और ये पूरा है प्रोपाइल, 3 कार्बन का दिख रहा है हमें, प्रोपाइल कंडेंस्ड फॉर्म में दे दिया है ओपन करके। तो प्रोपाइल बड़े कार्बन का, बड़ा एल्किल ग्रुप। तो छोटा वाला एथाइल है तो वो एथ लगेगा, ऑक्सी के साथ जाएगा, और बड़ा वाला प्रोपाइल है तो उसका प्रोपेन बन जाएगा, एथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है एथर की नेमिंग? यस सर, वेरी क्लियर। बहुत क्लियर है। तो अब दूसरी नेमिंग हो जाएगी हमारी एस्टर की। एस्टर में भी यही कर लेते हैं, एस्टर का फॉर्मूला समझ लेते हैं स्ट्रक्चरल, और उसकी नेमिंग भी समझ अभी लेंगे। तक तो ये समझ में नहीं आता था, अब समझ आ रहा है। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया है? हम्म। अच्छी बात है। तो ये तरीका अब जो है, टेबल याद करने में टाइम नहीं लगेगा। ये तरीका ऐसे ही रहता ही है। इसका तरीका जो है आमतौर पे एथर और एस्टर का, ये दोनों तरीका ऐसे ही समझाने का बताया ही जाता है, यही तरीका एवरग्रीन है, ऐसे ही ज्यादातर जगह समझाते हैं, तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है। तो एथर है और एस्टर, एस्टर का तरीका, एस्टर का फॉर्मूला तो ये होता है कि कहीं पर भी अगर तुम्हें दिया हो कार्बन एटम से डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हो, और एक और ऑक्सीजन जुड़ा हो, दो ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे, एक डबल बॉन्ड वाला एक ओ वाला, और इस ओ के बाद, इस ओ के बाद कोई फंक्शन, कोई एल्किल ग्रुप R1 जुड़ा हो, और इस कार्बन के इधर भी कोई एल्किल ग्रुप R2 जुड़ा हो, तो ये जो पार्ट बनता है, ये पूरा, यही एस्टर वाला केस होता है। C डबल बॉन्ड O, और O के साथ कोई R जुड़ जाए। यहां पर अगर R की जगह हम H लिख देंगे तो पता है क्या बनेगा? COOH, C, ये COOH, COOH कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन एसिड। जाएगा। और यही COOR कर देंगे H की बजाय, तो ये एस्टर का केस होता है, COOR, जहां पर C एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, एक ऑक्सीजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, इसी ऑक्सीजन में एक R जुड़ता है, और इधर तो वैलेंसी थी ही, COOR। ये होता है केस, इधर भी एक एल्किल ग्रुप है और इधर भी एक एल्किल ग्रुप है। ये है एस्टर का केस। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं। वाह क्या बात है। तो एग्जाम्पल में हम ले लें, जैसे कि यहाँ पे CH3 लिया, C डबल बॉन्ड O, O, और इधर CH3 लिया, दोनों तरफ सेम मेथिल ग्रुप लिया, दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप लिया, मेथिल, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इधर हम C2H5 ले लें, और इधर C डबल बॉन्ड O, O, और फिर इधर CH3 ले लें। फिर हम क्या करें, इस तरफ हम C2H5 रखें, और इस तरफ हम C डबल बॉन्ड O, O, C3H7 ले लें, और इसकी नेमिंग करना है। तो इसकी नेमिंग का तरीका होता है, कहते हैं एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। तो अब इसमें एल्केनोएट क्या बनता है और एल्काइल क्या बनता है? एल्काइल इसमें बनेगा हमारा ये वाला पार्ट, जो भी एल्किल ग्रुप
ये C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है, ये इसके साथ ऐसे, ठीक है ना, ये वाला R2, तो फिर ये जो रहता है C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा R2, ये बनता है एल्केनोएट वाला पार्ट, और ये बनता है जो O के साथ रहता है वो बनता है एल्किल, या ऐसा समझ लें जो अकेला रहेगा वो बनेगा एल्किल, और डबल बॉन्ड के साथ जो रहता है वो एल्केनोइड बनता है। यहाँ पे छोटे बड़े वाला सिस्टम नहीं रहता जैसा एथर में होता है कि छोटा वाला एल्कोक्सी के साथ जाएगा। यहाँ एल्केनोइड के साथ वो जाता है जो डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड O से जुड़ा है मेथिल वाला, तो मेथिल ये हो जाएगा मेथेन ओएट, मेथनोएट, और अकेला कौन सा है, ये वाला, और वो भी एक मेथिल है, तो मेथिल मेथनोएट, ये इसकी नेमिंग होगी। तो दूसरे वाले की नेमिंग इस तरीके से क्या होगी? इसकी नेमिंग क्या होगी? थोड़ा समझ में नहीं आया अच्छे से। देखो, एल्किल एल्केनोएट ये बोलते हैं, एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट इसकी नेमिंग का तरीका होता है। जहाँ पे एल्केनोएट वाला जो पार्ट का एल्केन होता है, ये कहाँ से आता है? ये आता है डबल बॉन्ड O से जुड़ा जो एल्किल ग्रुप है उससे। अब डबल बॉन्ड O से जुड़ा जो एल्किल ग्रुप है वो OH के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे अच्छा, डबल बॉन्ड O समझ के गया। साथ जुड़ा है मेथिल, तो मेथनोएट, और अकेला वाला मेथिल बनता है, सिर्फ एल्किल बनता है, तो यहाँ अकेला वाला ये बचा तो मेथिल मेथनोएट। तो यहाँ यहाँ पे हो पर जाएगा क्या, मेथिल एथेनोएट। बिल्कुल, यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ है इथेल ग्रुप, एथिल ग्रुप, तो ये बनेगा एथेनोएट, और अकेला उधर साइड आर राइट साइड पे है ये मेथिल, तो मेथिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोपाइल एग्जैक्टली, प्रोपाइल अकेला एथेनोएट। है, यहाँ पे प्रोपाइल अकेली तरफ है, तो प्रोपाइल आ जाएगा एल्किल की अच्छा, जगह, और एल्केनोएट की जगह अच्छा, एथेनोएट। आप अकेले तरफ बोल रहे हैं, हम तो राइट साइड देख रहे हैं। क्या चीज? आप बोल रहे हैं कि जैसे ये अकेले अकेले मतलब एकदम साइड में है। हम तो हम्म, राइट साइड और लेफ्ट साइड देख के बता रहे हैं नेमिंग। अब बताओ। ओ वाले की तरफ वाले को बताएंगे ना, मिथाइल हम्म, एथेनोएट। अब यहाँ पे राइट वाला तो तुम्हारा कंसेप्ट लगेगा नहीं, यहाँ पे तो तुम्हें C डबल बॉन्ड O के साथ वाला लेना पड़ेगा, एथेनोएट, और उधर जो O के साथ, सिंगल O के साथ जुड़ा, या इस जिसको हम कहते हैं अकेला, वो मेथिल बन जाएगा, तो मेथिल एथेनोएट। ठीक है, तो यही चीज है, हमने घुमा के लिख दी। तो ठीक है, जो भी ठीक है। तरीका हो समझने का, खैर अगर तुम उस तरीके से समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगी एस्टर की नेमिंग, एस्टर की नेमिंग, एथर की नेमिंग, और बेंजीन कंपाउंड्स की नेमिंग। अभी हम लोगों ने नेमिंग कवर कर ली है, अब हम लोग इसको यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट टर्न से केमिस्ट्री के, जो कि कल ही है, हम लोग हेलो एल्कीन्स और हेलो एरिन्स को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है मंडे से, इसके लास्ट डे पे, जैसे सैटरडे पड़ेगा, मैथ का जो है कुछ चीज़ों का रिवीजन करवाने का अब रहेगा। उसी तरीके से कुछ ठीक है। टाइम बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे, जब इनमें थोड़ा सा कुछ सिलेबस सफिशिएंट कवर हो जाएगा फिर। तो क्योंकि हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि जिन दोनों का, जो भी लोगों का बोर्ड है, जैसे तुम्हारा 12th में है और बाकी जो 10th में 2 लड़के पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड वालों का खास तौर से अब जनवरी स्टार्ट हो गया है, और इस तरीके से प्रिपरेशन कराना है, और तुम लोग के एंड से भी उस तरीके का इनपुट आना चाहिए बदले में, कि अच्छे से तैयारी चले। और हम ये चाहते हैं कि बोर्ड में जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसमें जैसे तुम्हारी बात करेंगे, तो तुमको जैसे पढ़ा रहे हैं, कम से कम मैथ में तो हमें ये चाहिए कि उसमें इस तरीके के मार्क्स आएँ कि तुम खुश हो सको, तुम्हें लगे कि तुमने जो मेहनत करी थी वो तुमको बदले में मिला है उतना। और उस तरीके से यस। तैयारी करेंगे, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका रहेगा कि बोर्ड के क्वेश्चन डायरेक्ट लगाएंगे। अब तैयारी बहुत हो चुकी है, पूरा जो है 4-5 महीना तैयारी कर लिया है, अब सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन लगाना है, रिवीजन करेंगे और बोर्ड के क्वेश्चन लगाएंगे, और स्टार्ट करेंगे रिवीजन एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि लास्ट का हम लोग पढ़ रहे हैं, और रिवीजन स्टार्टिंग का करेंगे, करते करते दोनों आकर के लास्ट में मिल जाएंगे। तो अभी तैयारी बहुत तगड़े से शुरू करनी है, जितना बताते जाएंगे उसको करते जाना है, जो चीज़ अभी वेक्टर्स चल रही है जैसे, उसको करना है कवर, और रिवीजन करने का टाइम वीक के जो
सेकंड पार्ट शुरू होता है थर्सडे से, उधर से रिवीजन का उठा लेना है कि सैटरडे को इस चीज़ चैप्टर का रिवीजन होना है, तो थर्सडे, फ्राइडे उसका रिवीजन एक बार देख लेना और फिर सैटरडे को आके क्वेश्चंस लगाने हैं। जो नहीं आएँगे वो बताएँगे, जो आ जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है। उससे तुम्हें खुद भी समझ ठीक है। में आएगा कि तुम्हारी तैयारी किस लेवल तक पहुँच चुकी है बोर्ड्स के क्वेश्चन करने के बाद। तो उसको बहुत तगड़े से करना है और फरवरी, मार्च ये तक आते-आते तुम्हें ऐसा रहे कि अप्रैल, मई की तुम्हें ज़रूरत ही ना पड़े, तुम्हारा मार्च तक ही इतना बढ़िया रिवीजन हो चुका रहे कि तुमको लगे अभी भी एग्ज़ाम हो जाए, तो हम दे करके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्लियर है? हुँ, हुँ, ठीक है। तो अब जो है कल की क्लास में मिलते हैं उसी टाइम पे 12 से 1 और फिर 1 से 2 और 1 मिनट 12 से 1 तो मैथ की क्लास रहेगी। 1 से 2 हुँ। साहिल चूँकि कल आया नहीं, कल हमको साहिल से बात करना था, साहिल कल आया नहीं, तो हम जो है साहिल से अभी बात बात कर कर लेते हैं। अभी हम साहिल से बात कर लेते हैं अभी और उससे बात कर लेते हैं, अगर शिफ्ट हो जाती है तो फिर तुम्हारी 6:30 से 7:30 रहेगी फिर, ठीक है? शाम में, फिज़िक्स वाली और केमिस्ट्री वाली। तो कल केमिस्ट्री ही रहेगी क्योंकि मंडे को केमिस्ट्री रहती है। ठीक है? ठीक है। ठीक है, अच्छा तो कल केमिस्ट्री रहेगी ना? कल केमिस्ट्री और रहेगी। वो ठीक है, स्लाइड्स भेज दीजिएगा और क्वेश्चन भेज दीजिएगा। ठीक है, हम अभी स्लाइड भी भेज देंगे, क्वेश्चन भी भेज देंगे। ये वाली तो हमने लिख ली है। ठीक है। तुमको वो फिज़िक्स की स्लाइड माँग रहे थे और मैथ की फर्स्ट पार्ट माँग रहे थे, जो एक टर्न हो चुका है उसका, नहीं? हुँ, हुँ। हुँ, और हुँ। उसके बाद जो परसों वाला टर्न था, उसकी दोनों स्लाइड हुँ, हुँ। दोनों वीडियो माँगे थे। दोनों। हुँ। स्लाइड्स भेजिएगा वीडियो नहीं। देखो स्लाइड मुश्किल है परसों वाली की हो, हमने तुमसे उसी दिन कहा था शायद कि स्लाइड शायद सेव नहीं हुई है, वीडियो है। तो अगर स्लाइड होगी तो नहीं, वो भेज देंगे। फर्स्ट हाफ की वीडियो थी। आपने बोला था फर्स्ट हाफ वाले की वीडियो भेजेंगे और दोनों मैथ्स की स्लाइड्स भेजेंगे और फिजिक्स की क्वेश्चंस की स्लाइड्स भेजेंगे। अच्छा अगर बोला होगा तो हमने सेव किया होगा, हम देख लेते हैं अभी उसमें फाइल में, हुँ, देख के भेज देंगे। ठीक है। ठीक है।